क्या आपको सच में लगता है कि आप इस देश के पहले वारिस हैं? क्या आपको लगता है कि हमारा इतिहास बस उन चंद राजा महाराजाओं की कहानी है जिन्हें हमने किताबों में पढ़ा है? अगर हाँ, तो भाई आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। आज से लाखों साल पहले जब इस धरती पर भारत नाम का कोई शब्द तक नहीं था, तब यहाँ एक ऐसी जंग चल रही थी जहाँ मौत हर मोड़ पर खड़ी थी। ये कहानी उन महलों की नहीं है, ये कहानी उन जांबाजों की है जिन्होंने इस मौत की घाटी को हिंदुस्तान बनाया। आज हम वक्त का पहिया इतनी तेजी से घुमाएंगे कि आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। हम बात कर रहे हैं उस दौर की जब इंसान से पहले यहाँ दानवों का राज था और धरती का सीना चीरकर एक विशाल दीवार खड़ी हो रही थी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज इतिहास का वो पन्ना खुलने वाला है जो शायद कभी लिखा ही नहीं गया। सोचिए, जिस जमीन पर आज आप चैन की नींद सोते हैं, वो कभी एशिया का हिस्सा थी ही नहीं। जी हाँ, हमारा प्यारा भारत कभी अफ्रीका का पड़ोसी हुआ करता था। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक भयंकर भूकंप जैसा झटका लगा और भारत का ये हिस्सा अफ्रीका से टूटकर समंदर में तैरने लगा। लाखों साल तक भारत एक लावारिस जहाज की तरह पानी को चीरते हुए उत्तर की तरफ बढ़ता रहा। लेकिन इस शांति के पीछे एक महाविनाश छिपा था। जमीन के नीचे मैग्मा की आग भारत को इतनी तेजी से धकेल रही थी कि जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराया तो मानो दुनिया दो हिस्सों में फट गई हो। दो विशाल जमीनी ताकतें आपस में भिड़ी, समंदर गायब हो गया और धरती का सीना फटकर बादलों को छूने लगा। यही था हिमालय का जन्म, एक ऐसी दीवार जिसने भारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। हिमालय ने मानसून को रोका, पहली बारिश हुई और गंगा यमुना जैसी नदियों ने इस बंजर जमीन को स्वर्ग बना दिया। स्टेज सज चुका था, लेकिन यह स्वर्ग किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि उन राक्षसों के लिए था जिन्हें देखकर आज आपकी रूह कांप जाए। उस वक्त के भारत में आज के हाथी तो बच्चे लगते थे। तब यहाँ राज था स्टिगोडॉन का, जिसके 10-12 फीट लंबे दांत किसी भी दुश्मन को एक बार में आर पार कर देते थे। नदियों में हेक्साप्रोटोडॉन जैसे दरियाई घोड़े तैरते थे, जो किसी ट्रक जितने विशाल थे। इस खतरनाक जंगल में कानून सिर्फ एक ही था, जो ताकतवर है वही जिएगा। लेकिन इसी मौत के बीच एक नए खिलाड़ी की एंट्री हुई, होमो इरेक्टस। ये वो पहला पूर्वज था जिसने सीखा कि दो पैरों पर खड़े होकर दुनिया को कैसे जीता जाता है। इनके पास ना कोई नक्शा था, ना कोई विकसित दिमाग, बस पेट की आग थी जो उन्हें अफ्रीका से निकालकर भारत की मिट्टी तक ले आई। इनके निशान हमें चेन्नई के अतिरमपक्कम और नर्मदा घाटी में मिलते हैं। ये नर्मदा मानव बोल नहीं सकते थे, लेकिन इनका पत्थर का हथियार इतना खतरनाक था कि ये बड़े बड़े जानवरों का शिकार पल भर में कर लेते थे। लेकिन जब इन्हें लगा कि ये दुनिया जीत चुके हैं, तब आसमान से एक ऐसी मौत गिरी जिसने सब कुछ राख बना दिया। 74,000 साल पहले इंडोनेशिया का टोबा ज्वालामुखी फटा। ये कोई आम धमाका नहीं था, ये धरती का गुस्सा था। इसकी आवाज हजारों किलोमीटर दूर भारत तक सुनाई दी और कुछ ही घंटों में नीला आसमान काला हो गया, सूरज गायब हो गया और चारों तरफ गिरने लगी सफेद मौत, यानी जहरीली राख। नदियां कीचड़ बन गईं, जंगल सूख गए और भारत एक वॉल्केनिक विंटर की गिरफ्त में आ गया। जो होमो इरेक्टस लाखों सालों से यहाँ राज कर रहे थे, उनका दम घुटने लगा। उनका भारी भरकम शरीर ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, क्योंकि खाने को तिनका तक नहीं बचा था। वे एक एक करके खत्म होने लगे और ऐसा लगा कि भारत में इंसानियत का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया है। लेकिन ये अंत नहीं, बल्कि हमारे यानी होमो सेपियंस के आने की तैयारी थी। जब भारत राख से ढका था, तब अफ्रीका में हमारे असली पूर्वजों ने एक फैसला लिया, या तो यहां मरो या उस पार चलो जहां उम्मीद है। ये इंसानियत का सबसे बड़ा और खतरनाक पलायन था। उन्होंने लाल सागर को पार किया और समंदर के किनारे किनारे हजारों सालों तक चलते रहे। कितने कबीले खत्म हुए, कितने बच्चे समंदर में बह गए, इसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन 65,000 साल पहले उन्हें हवा में एक बदलाव महसूस हुआ। ये मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। टोबा की राख अब उपजाऊ मिट्टी बन चुकी थी और भारत फिर से हरा भरा हो गया था। जब इन थके हुए लोगों ने सिंधु और सरस्वती की धरती पर पहला कदम रखा, उन्हें पता भी नहीं था कि वे एक ऐसी सभ्यता की नींव रख रहे हैं जो दुनिया को हिला देगी। लेकिन सवाल तो ये है, उन घने जंगलों में पहली रात उन्होंने कैसे गुजारी? उन्होंने पत्थर से ऐसी कौन सी मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाई जिसने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी बना दिया? और कैसे उन्होंने मौत के बाद के जीवन की कल्पना की? ये सब रहस्य खुलेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि असली रोमांच तो अब शुरू होने वाला है। भारत की हरी भरी धरती पर कदम रखते ही उन थके हुए मुसाफिरों को लगा होगा कि सफर खत्म हो गया है, लेकिन असल चुनौती तो अब शुरू हुई थी। उनके सामने जो भारत था, वो आज जैसा शांत नहीं था, वो खूंखार था, अनजाना था और रहस्यमयी था। अफ्रीका के खुले मैदानों में वे दूर से खतरा देख लेते थे, लेकिन भारत के घने जंगल ऐसे थे जहां सूरज की किरणें भी जमीन को नहीं छू पाती थीं। हर झाड़ी के पीछे रॉयल बंगाल टाइगर की पीली आंखें उनका पीछा कर रही थीं और पेड़ों के ऊपर से तेंदुओं की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। खुले आसमान के नीचे सोने का मतलब था सीधे मौत को दावत देना। उन्हें एक ऐसी छत चाहिए थी जिसे कोई जानवर न तोड़ सके, और कुदरत ने उन्हें तोहफा दिया भीमबेटका।
मध्य प्रदेश के जंगलों में स्थित ये विशाल चट्टाने महज पत्थर नहीं थे, ये इंसानियत का पहला किला थे। यहाँ पहली बार इंसान को घर शब्द का मतलब समझ आया। इन गुफाओं ने उन्हें कड़ाके की ठंड, मूसलाधार बारिश और जंगली जानवरों से बचाया। लेकिन रात के सन्नाटे में उनकी सबसे बड़ी रक्षक कोई दीवार नहीं बल्कि आग थी। गुफा के मुहाने पर जलती हुई आग ने न सिर्फ जंगली जानवरों को दूर रखा बल्कि इंसान को एक दूसरे के करीब ला दिया। शाम को शिकार के बाद जब पूरा कबीला उस आग के चारों तरफ बैठता तो वहीं से कहानियों का जन्म हुआ, वहीं से समाज की शुरुआत हुई। लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए पुरानी तकनीक अब फेल हो रही थी। भारत के जानवर अब बिजली की रफ्तार से भागने वाले हिरण और चालाक खरगोश बन चुके थे। भारी पत्थरों से उन्हें मारना नामुमकिन था। यही वो वक्त था जब इंसान के दिमाग में पहली तकनीकी क्रांति हुई। उसने पत्थरों को तोड़ना बंद किया और उन्हें तराशना शुरू किया। उसने बनाए माइक्रोलिथ, इंच भर के छोटे और बेहद धारदार पत्थर के ब्लेड। इन्हें लकड़ियों की नोक पर बांधकर उन्होंने दुनिया की पहली मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार की, तीर कमान और भाले। अब शिकारी को जानवर के करीब जाने की जरूरत नहीं थी, वो दूर से ही सटीक वार कर सकता था। लेकिन कमाल की बात देखिए, उस दौर में इंसान सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं रहा। भीमबेटका की गुफाओं में आज भी वो लाल रंग के चित्र मौजूद हैं जो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले बनाए थे। वे चित्र सिर्फ कला नहीं थे, वे उनकी प्रार्थना थी, उनका जादू था। उन्हें लगता था कि अगर वे दीवार पर शिकार को कैद कर लेंगे तो अगले दिन जंगल में शिकार उनकी मुट्ठी में होगा। इंसान अब सिर्फ जी नहीं रहा था, वो सोचने लगा था। उसने मौत को समझा और अपनों को दफनाने की परंपरा शुरू की। उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय में मिली कब्रें गवाह हैं कि हमने अपनों को खाली हाथ नहीं भेजा। उनके साथ गहने और हथियार रखे गए क्योंकि हमें यकीन था कि मौत अंत नहीं, एक नए सफर की शुरुआत है। और फिर आया वो महान मोड़ जिसने इंसान को भटकना छुड़वा दिया, एक नन्हा सा बीज। इंसान ने गौर किया कि जहां बीज गिरता है वहां नया पौधा उगता है। इसी समझ ने शिकारी इंसान को किसान बना दिया। नदियों के किनारे कच्ची मिट्टी की दीवारें उठीं और मेहरगढ़ जैसी बस्तियों ने जन्म लिया। यही बस्तियां हजारों सालों के विकास के बाद दुनिया की सबसे आधुनिक सभ्यता बनी, सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज से 5000 साल पहले जब आधी दुनिया झोपड़ियों में रह रही थी, भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्मार्ट सिटी बन चुके थे। उनकी सड़कों की प्लानिंग आज के इंजीनियरों को भी शर्मिंदा कर दे। 90 डिग्री पर काटती सड़कें, ढकी हुई पक्की नालियां और हर घर का अपना बाथरूम। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार इंजीनियरिंग का ऐसा चमत्कार था जिसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए प्राकृतिक डामर का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन रोमांच यहाँ खत्म नहीं होता। जैसे ही हम सिंधु घाटी से गंगा के मैदानों की ओर बढ़ते हैं, जमीन से कुछ ऐसा निकलता है जो हमारे महाकाव्यों यानी महाभारत को हकीकत में बदल देता है। उत्तर प्रदेश के सिनौली में हुई खुदाई ने पूरी दुनिया के इतिहासकारों को हिलाकर रख दिया। वहां जमीन के सीने से निकले हैं तांबे से मढ़े हुए शाही रथ और घातक तलवारें। ये रथ साबित करते हैं कि भारत के योद्धा उस दौर में भी युद्ध की कला में माहिर थे। ये तलवारें और रथ सीधे उस समय की ओर इशारा करते हैं जिसे हम महाभारत का काल कहते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक कहानी थी? बिल्कुल नहीं, ये हमारे उन पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास था जिन्होंने लाखों साल पहले एक पत्थर से अपनी यात्रा शुरू की और उसे रथों और महलों तक ले गए। भारत का इतिहास महज कुछ सालों का नहीं, लाखों सालों के संघर्ष, जज्बे और दिमाग की जीत की दास्तां है। हम उन लोगों की औलाद हैं जिन्होंने महाविनाश को हराया, जंगलों को घर बनाया और नदियों को अपनी संस्कृति का आधार। आज जब आप तिरंगे के नीचे खड़े होते हैं तो याद रखिएगा कि आपके डीएनए में हजारों सालों का वो खून दौड़ रहा है जिसने कभी हारना नहीं सीखा।